हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है जो एपिसोड 10 है, भाग संख्या 10, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, रिलेटेड के साथ ये कहानी शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लग रही है। और आपको ऐसे ही आगे एपिसोड मिलते रहेंगे। थैंक यू। कहानी होती है एक छोटे से ब्रेक। एंड हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप अपने जो और एपिसोड हैं जो पुराने, उनको सुने, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। और अपने चैनल को यही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक इंट्रो के बाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। थैंक यू। कनक अपने आप को संभालते हुए दरवाजे से बाहर निकलता है और वह जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने एक काले रंग की बिल्ली है जो उसके चेहरे से कुछ कदम की दूरी पर ही है। उस काली बिल्ली की हरे रंग की चमकीली आंखें खौफ ज्यादा कर रही थी। काली बिल्ली अपनी जगह से टस से मस न होने का नाम ले रही थी। कनक एक झटके से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। इधर उधर देखता है लेकिन कोई भी उसको दिखाई नहीं पड़ा। अचानक उसके मोबाइल और उन पर किसी की कॉल आती है। ओह, इस वक्त किसकी कॉल हो सकती है? कहीं भैया की कॉल तो नहीं? ये कहते हुए तेजी से कमरे के अंदर मेज की तरफ लपकता है जिस पर उसका मोबाइल रखा हुआ था। जब तक मोबाइल उठाता है तब तक फ़ोन कट जाता है। वो मोबाइल को दोबारा उसी जगह रख देता है। ओह, दरवाज़ा हो तो खुला ही छोड़ दिया मैंने, अभी इसे बंद करता हूँ। यह कहते हुए वो दरवाजे को बंद करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसकी नज़र उस काली बिल्ली पर पड़ती है जो अब उसी के साथ कमरे में खड़ी थी। अचानक बिल्ली मियाँ 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 करती हुई कनक की तरफ बढ़ती है और उसके पैरों से लिपटने लगती है। कनक इससे पहले कि बिल्ली को खुद से दूर करता, उस बिल्ली ने अपने नुकीले दांतों को निकाल लिया और कनक की पैंट को अपनी मजबूत जबड़ों से जकड़ लिया। कनक अब सहम गया कि कहीं वो काली बिल्ली अपनी नुकीले दांतों से काट ना ले। वो बिल्ली कनक की पैंट को जबड़े से पकड़ते हुए उस बाहर की तरफ खींचने लगती है। ये देखकर कनक बोलता है, ओहो, लगता है कुछ कहना चाह रही है। चल ठीक है, तो कहाँ ले जाना चाहती है? ये कहते ही कनक उसके साथ साथ घर के बाहर आ जाता है। जैसे ही हमने दरवाजे से बाहर निकलता है वो बिल्ली उसकी पैंट छोड़कर आगे आगे चलने लगती है। कुछ कदम अकेले चलने के बाद बिल्ली अपनी जगह रुक जाती है और पलट कर कनक की तरफ देखती है और कहती है, मियाँ मियाँ। बिल्ली की इस तरह की अजीब हरकत से कनक बोल पड़ता है, ओह, लगता है बिल्ली मुझे कहीं ले जाना चाहती है। इसके पीछे चलकर एक बार देखना ही चाहिए, शायद कुछ बताना चाह रही हो। ये कहते वो आगे बढ़ने लग जाता है और काली बिल्ली भी अब आगे बढ़ने लग जाती है। लोहे की सीढ़ी से दोनों नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरते बिल्ली उस गेस्ट हाउस के कोने वाले कमरे में बने लोहे के दरवाजे पर अपने पंजे रगड़ने लग जाती है। ओह, ये काली बिल्ली दरवाजे में भला क्यों अपने पंजे रगड़ रही है? कहीं ये जो बताना चाह रही है उसका इस कमरे के अंदर से तो कोई संबंध तो नहीं हो ना हो? मुझे इसके अंदर ज़रूर जाना चाहिए। जैसे ही वो उस लोहे के दरवाजे के समीप आता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर बोलता है, उफ, इस दरवाजे की कुंडी पर तो मोटा सा ताला लटका पड़ा है, इसे कैसे खोला जाए? इधर उधर नज़र दौड़ाने पर कनक को थोड़ी दूर ही एक हथौड़े जैसा दिखने वाला कोई औजार मिल जाता है। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद वो ताला कुंडी समेत नीचे गिर गया। कनक ने दरवाजे पर जोर लगाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ओह, लगता है दरवाज़ा वर्षों से बंद होने की वजह से जकड़ गया है। मुझे पूरा जोर लगाना होगा। कनक 10 कदम पीछे हटा और बिजली की फुर्ती से दौड़ता हुआ दरवाजे को धक्का लगाते हैं। अगले ही पल धड़ाम से वो लोहे का दरवाज़ा खुल जाता है। धड़ाम की आवाज़ से वो सुनसान जगह गूंज उठती है। दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। कनक भाग के अपने कमरे से टॉर्च लेकर आता है और उस कमरे के अंदर प्रवेश करता है। ओह, ये तो बहुत ही अजीब सा कमरा है। एक तो छोटा सा कमरा और ऊपर से ना इसमें कोई खिड़की है ना कोई रोशनदान मौजूद है। इसमें सिवाय मकड़ी के जाले के कुछ नहीं है। आखिर इस तंग कमरे के बनाने की क्या वजह हो सकती है? ये खुद में बड़बड़ाता हुआ टॉर्च के प्रकाश से उस कमरे के सूक्ष्म निरीक्षण में लग जाता है। थोड़ी देर में जब उसे कुछ समझ नहीं आता, वो जैसे ही बाहर निकलने को होता है कि अचानक उसे कुछ याद आता है। अरे, ये काली बिल्ली किधर गई? कहीं दरवाजे की आवाज़ से डर के भाग तो नहीं गई? तभी उसे वो बिल्ली उसी कमरे में कोने में नजर आती है जो उससे पंजे जमीन में बार बार रगड़ रही थी। वो लपक कर उस तरफ जाता है
जहाँ बिल्ली अपनी जगह से हट जाती है। कनक वहाँ हाथ लगाते देखते हैं कि एक बहुत पुरानी कालीन बिछाई हुई, काफ़ी वक्त तक बिछे होने की वजह से उसके ऊपर धूल मिट्टी ने परत बना ली थी और इसका पता लगाना शायद मुश्किल था कि यहाँ कालीन बिछाई हुई है। कालीन से मिट्टी हटाने के बाद कनक एक छोर से पकड़ना आराम करता है और उसे गोल गोल लपेटते एकत्रित करने के बाद एक कोने में रख देता है। ओह माय गॉड, ये क्या भला है? भला इतना पतला ढक्कन यहाँ होने का क्या मतलब है? ना ना नहीं, कोई अनजान खतरा मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहा। खैर, अब जो भी हो इसका जवाब तो मुझे उसको हटाने के बाद ही पता लगने वाला है। ये कहते ही लोहे के ढक्कन को उठा देता है और ढक्कन को उठाते ही जब वो टॉर्च जलाकर देखता है बेहद ही चौंक जाता है। वहाँ से 24 बाई 24 इंच का आयताकार गड्ढा था जो कि कहीं जाने का रास्ता जैसा लग रहा था, जिसमें केवल एक ही इंसान घुस सकता था। उसने आने दोनों हाथों को जोड़कर अपने इष्ट देव को याद किया और टॉर्च जलाते हुए अंदर घुसने लगा। उन्हें जैसे अपने पैर रखे उसे एहसास हुआ कि उसका पाँव किसी सीढ़ी पर पड़ा है जो अंदर किसी गहराई की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। लगभग 20-25 सीढ़ियाँ उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका पाँव किसी धरातल पर है। अपने मुंह से टॉर्च निकालते हुए चारों तरफ प्रकाश फैलाकर देखे तो आश्चर्यचकित रह जाता है। अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तहखाना या गुप्त भवन हो। अंदर का तापमान बेहद ही ठंडा था। अपने दोनों हाथों को मलता हुआ वो आगे बढ़ता है। अंदर अजीब सी बदबू ने नाकों में दम कर दिया था। एक हाथ से नाक को दबाते हुए दूसरे हाथ से टॉर्च को लिए आगे की तरफ बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ चीज़ चमकती हुई प्रतीत होती है। वहाँ समीप जाकर देखता तो उसके की खुली की खुली रह जाती। वहाँ कुछ औजार रखे हुए थे जो कि मिट्टी खोदने के काम आते हैं, जैसे फावड़ा, गेती, कुदाल और संबल। उन सभी औजार को हत्था लकड़ी का बना हुआ था। छूने और देखने से साफ पता लग रहा था कि वो किसी के खून से सने हुए थे। उन औजारों को जैसे ही उठाकर देखते हैं तो वहाँ उसे किसी के कपड़े के होने का एहसास होता है। टॉर्च को साइड में रखने के बाद वो उन कपड़ों को उठाते हैं तो किसी 17-18 साल की लड़की का कपड़ा लगता है। ओहो, उस कपड़े को देखकर लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन ये याद क्यों नहीं आ रहा। सफ़ेद रंग का सूट था जिसके नीचे का आधा हिस्सा बेहद सूखे लाल रंग से लिप्त था। उस रंग को देखते ही कनक भय से 2 कदम पीछे हट जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और सांसें चढ़ने लग जाती है। शायद उसे कुछ याद आ जाता है और बोल पड़ता है, नहीं नहीं, यह तो खून से सना हुआ सूट है। उस सूट तो उस दिन मैंने मोहना की आत्मा को पहने हुए देखा था। हाँ, ये तो हूबहू सेम टू सेम सूट है। लेकिन इस कपड़े का यहाँ होने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ साहब, ये मेरा ही कपड़ा है। उन 5 दरिंदों ने मुझ अबला की इज्जत तार तार किया, मुझे जान से मारा है। अचानक ये आवाज़ कहीं से आती है जिसे सुनते ही कनक के तोते उड़ जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, काका कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? कौन है यहाँ? देखो, जो भी है सामने आ जाओ। कहीं तुम मोहिना तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हाँ साहब, मैं मोहिना ही हूँ। कहते हुए फिर से वही भयावह हंसी से वह तहखाना गूंज उठता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इस तरह परेशान कर रही हो? बोला, आखिर मेरा क्या कसूर? कनक ये कहते ही थरथर काँपने लगते हैं। उसके ये कहते ही वह अदृश्य आवाज़ फिर से आने लगती है, बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था। मैं तो अपने बूढ़े माँ बाप की इकलौती सहारा थी, लेकिन मैं उन दरिंदों साथ ने बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। साहब, आप ही तो बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर? बोलो साहब, मेरा क्या कसूर? देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें न्याय के साथ मुक्ति भी दिलवाऊंगा। बस थोड़ा सब्र रखो और मेरी बात। अभी कनक आगे कुछ कहना चाहता था, तभी मोहिना की आत्मा बोल पड़ी, साहब, मेरे माँ बाप ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें भी नहीं बख्शा गया? गरीब होने का पाप होता है क्या साहब? बोलो बोलो ना। देखो मोहिना, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन किसी की जान लेना ये कहाँ का इंतकाम है? तुमने अब तक 11 जानें ली हैं, क्या तुम्हें यह सब शोभा देता है? कनक ने इस अदृश्य आत्मा को शांत करवाने की कोशिश। उसकी आवाज़ सुनते ही वो तेज से ठाके मार मार के हंसने लगे। हंसते हंसते बोली, क्या साहब, आप इंसानों ने तो किसी को नहीं छोड़ा। झूठ, यह सफ़ेद झूठ है कि मैंने 11 लोगों को मारा है। मुझे मारने के बाद भी मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हारे कैसे यकीन कर लूँ कि तुम जो कह रही हो वो सच ही कह रही हो? यहाँ तो सभी यही जानते हैं कि बिस्ट गेस्ट हाउस में जो भी रहने आया उसको तुमने ही सभी को 11 लोगों को मौत के घाट उतारा है। साहब, आपको बहुत जल्द सच्चाई का पता चल जाएगा कि उन 11 लोगों को मैंने ही मारा है या आप मेरे 12वें शिकार बन जाते हो।
ये कहते ये मोहिना साक्षात अपने स्वरूप में आ जाती है। उसका चेहरा उसके लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था। वही सफ़ेद कपड़ा उसके जिस्म के ऊपर थे जिसे अभी थोड़ी देर पहले कनक का सामना होता। वो हवा में ज़मीन से 2 फीट ऊपर थी। मोहिना का जिस्म वही अपनी जगह हवा में लहरा रहा था, लेकिन उसके दोनों हाथ कनक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे, जिसे देखकर कनक की हृदय गति बहुत ही तेज हो गई और वहाँ से उठकर भागने की कोशिश करने, लेकिन वो लाख कोशिश के बावजूद अपने जिस्म को हिला तक नहीं पाता। वो वहीं जड़ हो गया था, जैसे किसी पत्थर की मूरत हो। वह अपनी ही मदद करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहा था। उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और बोला, प्लीज़ मोहिना, मुझे मत मारो। मैंने तो हमेशा तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। लेकिन मोहिना के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है और उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अब वो अपने दोनों हाथों से कनक का गला किसी बलि के मुर्गे की तरह दबोच लेती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरे कोई नए सब्सक्राइबर है तो उनको ये एपिसोड पहले से सुने, तब आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। एंड थैंक यू सो मच। आप अपने चैनल को ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। आपको एपिसोड कल मिलेगा नेक्स्ट, एंड और एपिसोड ऐसे मिलते जाएंगे। थैंक यू।